फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। आप लोगों का पुनः हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग आज बात करने वाले हैं, टॉपिक हमारा है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? आप जानते हैं कि इस दुनिया में दो तरीके के सब्सटेंस पाए जाते हैं, दो तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ एक पदार्थ जो किसी और को घुलने का नेचर रखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे में घुलने का नेचर रखते हैं। तो दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेटिव हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी जैसे हैं, और दोनों मिलते हैं जब तो जाकर के विलयन बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो हम विलेयता की बात करने वाले हैं। विलेय और विलायक दोनों के बीच की कड़ी है ये सॉल्युबिलिटी जो है होती है, वो एक जंजीर की तरह काम करती है विलेय और विलायक के बीच में। देखिए जरा, विलेयता होती क्या है। किसी भी विलायक को अगर हम, किसी भी पदार्थ के अगर विलायक को हम अगर 1 लीटर मान लें और उस विलायक के 1 लीटर में निश्चित तापमान पे घुली हुई विलेय पदार्थ की कुल मात्रा, विलेय पदार्थ की कुल मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। मैं इसे नोट कर दे रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आसानी से समझिएगा आप इसे। विलेयता, सॉल्युबिलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे, और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? निश्चित तापमान पर, निश्चित ताप पर किसी 1 लीटर विलायक पदार्थ में घुली हुई विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा विलेयता कहलाती है। इंग्लिश में भी मैं नोट कर दे रहा हूं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the certain amount of solute, dissolve in solvent called solubility। तो आई होप समझ आ गया होगा कि विलेयता क्या होती है। किसी भी निश्चित तापमान पर किसी विलायक पदार्थ की घुली हुई विलायक पदार्थ में घुली हुई विलेय की मात्रा, वो विलेयता कहलाती है। तो ये जो विलेयता होती है, ये सॉलिड जब घुलेगा लिक्विड में तो क्या होगी, लिक्विड घुलेगा लिक्विड में तो क्या होगी, और गैस घुलेगी जब लिक्विड में तो क्या होगी। हम चर्चा इसी पे करने वाले हैं। हम सीधे बात करते हैं, पहले सॉलिड जब घुलता है लिक्विड में, सॉलिड जब डिजॉल्व होता है लिक्विड में, तो उसकी विलेयता क्या होती है। सॉलिड आप जानते हो, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत समीप समीप होते हैं। वो जैसे ही लिक्विड के अंदर आता है घुलने, उसके पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स कम होने लग जाता है, आकर्षण बल बहुत कम होने लग जाता है, जिससे वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं, और जो हमने विलायक ले रखा होता है उस विलायक में आकर के उसके पार्टिकल्स घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, और मिलने के बाद वो एक समांगी विलयन बना लेते हैं, विस्मांगी विलयन बना लेते हैं। जैसा भी विलयन बनाना होगा वो बनाएंगे, और बनाने के बाद वो आकर के विलायक में विलेय के पार्टिकल्स घुल जाएंगे। तो इसे हम बोलेंगे ठोस की विलेयता, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। और सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कई प्रकार से निर्धारित की जा सकती है। जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसी कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करती हैं। तो द्रव में घोलने पे कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है, ये आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं लिक्विड में। तो इसकी बातें हम नहीं करने वाले हैं। हम बातें करने वाले हैं आज जो विशेष टॉपिक है हम लोगों का, वो गैसें का है, गैसों का है, कि गैसें लिक्विड में कैसे डिजॉल्व होती हैं, गैसें लिक्विड में कैसे घुलती हैं, और इनको घुलने में कौन कौन से ऐसी चीज़ हैं जो अफेक्ट करती हैं, जो इनको प्रभावित करती हैं। हम इसकी बातें करने वाले हैं। और जो प्रभावित करने वाली चीज़ होती है, इसके विषय पे एक वैज्ञानिक है हेनरी साहब ने एक नियम दिया, हम उसी की बातें करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा, आज का मुख्य टॉपिक होगा, वो ये होगा कि गैसें कैसे लिक्विड में डिजॉल्व होती हैं। तो गैसों की द्रव में विलेयता।
गैसों के द्रव में विलेयता, हमारी ये टॉपिक रहेगी आज की। हम जानते हैं कि गैसें इस दुनिया में बहुत सारी प्रकार की पाई जाती हैं, बहुत गैसें हैं इस दुनिया की। कुछ ऐसे गैसें होती हैं जो कि लिक्विड में आसानी से घुल जाती हैं, कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो कि लिक्विड में बहुत कम मात्रा में घुलती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा में घुलती हैं। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, ये कैसे होती हैं, ज़रा इसकी हम लोग बातें करते हैं कुछ। आइए जानते हैं। हम लोगों ने डाल लिया हेडिंग विलेयता, और विलेयता किसकी? गैसों की विलेयता। गैसों की विलेयता किसके अंदर? ठोस के अंदर, ओ सॉरी द्रव के अंदर। गैसों की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो गैस कैसे घुलेंगी? आप जानते हैं बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई, HCl गैस हो गई, NH3 गैस हो गई, CO2 गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, हीलियम गैस हो गई, बहुत सारी गैसें हैं एक्सेट्रा। आपने देखा होगा बहुत सारी गैसों को घुलते हुए लिक्विड में। कुछ एक को आप देखे होंगे तो आसानी से घुल जाती हैं लिक्विड के अंदर, जैसे आपने बहुत आसानी से लैबों में देखा होगा अमोनिया गैस। अमोनिया गैस मिलती है, लैबों में रखी होती है। अमोनिया गैस जैसे ही लिक्विड में के संपर्क में आती है, जैसे लिक्विड बने H2O के संपर्क में जैसे ही आ जाती है, तो H2O में ये डिजोल्व होनी शुरू हो जाती है। H2O में ये घुलनी बहुत तेजी से शुरू हो जाती है। यही O2 गैस जो होती है, O2 गैस को हमें अगर लिक्विड में डिजोल्व करना है तो बहुत कम मात्रा में डिजोल्व होती है। अगर इस पे हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाकर के इसकी जो डिजोल्विंग मेजरमेंट है वो बढ़ेगी। वहीं अगर हम और बातें करें हीलियम की, तो हीलियम बहुत ही नाम मात्र डिजोल्व होती है लिक्विड में। तो इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी को क्या चीजें प्रभावित करती है, मतलब कैसे ये ज्यादा डिजोल्व हो जा रही है, ये कैसे कम डिजोल्व हो रही है। तो आप सिंपली इसके बारे में तो जानते ही हैं कि ये इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस होने के कारण इसकी डिजोल्व होने की जो नेचर है वो बहुत कम है लिक्विड के अंदर। अब हम बात करते हैं कि गैसें जो होती हैं वो लिक्विड के अंदर घुलती हैं, तो उन्हें जो लिक्विड होता है पहले से जो द्रव होता है वो प्रभावित करता है। तो भैया जो भी गैसें द्रव के अंदर घुलेंगी, गैसें जो द्रव के अंदर घुलेंगी उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करेंगी? इनकी घुलनशीलता को प्रभाव करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे तो सबसे पहली बात तो यही हो जाती है कि जो गैस आके घुल रही है लिक्विड के अंदर, द्रव के अंदर, उस गैस का नेचर क्या है। तो गैसें बहुत सारे नेचर की होती हैं। कुछ गैसें ऐसी होती हैं कि जो लिक्विड के साथ में आकर के आयोनिक हो जाती हैं, तो वो गैसें बहुत अच्छे से आकर के डिजोल्व हो जाएंगी लिक्विड के अंदर। जैसे गैसें बहुत सारी होती हैं, मैं लिख रहा हूँ, जैसे HCl हो गई और NH3 गैस हो गई। ये गैसें जो होती हैं ये अगर लिक्विड के पास आती हैं तो लिक्विड से आयोनिक बॉन्ड बनाती हैं। ये आयोनिक बॉन्ड बनाएंगी, आयोनिक बंध बनाती हैं, ये आयोनिक बॉन्ड बनाती हैं, और आयोनिक बॉन्ड बनाने के बाद में लिक्विड के साथ में वो लिक्विड के साथ आकर के आसानी से घुल जाती हैं। तो कहेंगे कि अगर लिक्विड से अगर कोई भी गैस आके घुल रही है और वो गैस आयोनिक बॉन्ड बनाए लिक्विड के साथ में, तो उसकी घुलनशीलता ज़्यादा हो जाती है। घुलनशीलता बहुत ज़्यादा हो जाती है लिक्विड के अंदर, उस गैस की घुलनशीलता बहुत अधिक हो जाती है। और अगर हम दूसरी बात करें कि जिसमें घुल रही है, घुलने का मतलब लिक्विड में घुल रही है, उसे हम विलायक बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो विलायक का नेचर अगर हो ठीक उस प्रकार का जैसा गैस का नेचर है, मीन्स अगर ये ध्रुवीय है गैस और हमारा विलायक भी क्या है, ध्रुवीय है, तो आकर के आसानी से घुल जाएगी गैस, बहुत ज़्यादा मात्रा घुलेगी आकर के गैस की। मतलब हम सीधे बोल सकते हैं कि विलायक अगर हमारा ध्रुवीय हो और अगर गैस भी ध्रुवीय हो, तो ध्रुवीय और ध्रुवीय, पोलर और पोलर दोनों हो जाएंगे नेचर के, और पोलर हो जाएंगे तो दोनों आसानी से एक दूसरे को घोल लेंगे, तो घुलनशीलता ज़्यादा हो जाएगी। अगर मान लीजिए विलायक हमारा नॉन पोलर हो, अध्रुवीय हो, अध्रुवीय हमारा विलायक भी हो और गैस जो आके घुल रही है वो भी अध्रुवीय हो, दोनों अगर अध्रुवीय होंगे तो भी आसानी से इनकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी।
तो हमने दो बातें की अभी कि अगर हमारा जो गैस है वो आयनिक बॉन्ड बनाए किसके साथ में जाकर के, लिक्विड के साथ में या विलायक के साथ में जाकर के, सॉल्वेंट के साथ में, तो घुलनशीलता अधिक हो जाएगी। और अगर हमारा जो विलायक है वो क्या काम करे, ध्रुवीय नेचर का हो और जो गैस घुल रही हो वो भी ध्रुवीय नेचर का हो, तो भी आसानी से घुलनशीलता बढ़ जाएगी। अगर अध्रुवीय ये हो विलायक और अध्रुवीय हो गैस, तो भी घुलनशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे बात करते हैं, और भी कई चीज़ें होती हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। तो तीसरे नंबर पर मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर का प्रभाव, तापमान का प्रभाव। टेम्परेचर का भी जान लेते हैं। तो टेम्परेचर तो बहुत कईयों पे नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, कईयों पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। तो कुछ एक गैसें ऐसी होती हैं कि जिनमें टेम्परेचर हम दें तो वो जाकर के जल्दी से लिक्विड में डिसॉल्व होने स्टार्ट, जैसे हीलियम गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई। इन गैसों को अगर हम टेम्परेचर देंगे तो जाकर के लिक्विड के अंदर बहुत तेजी से घुलना स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ एक गैसें ऐसी होती हैं जिनमें हम टेम्परेचर कम करें, मतलब तापमान में कमी करें, तब जाकर के वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होनी ज़्यादा बढ़ेंगी, मतलब उसकी मात्रा ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे CO2 गैस हो गई, NH3 गैस हो गई, etc। तो ये तो दोनों चीज़ें दिखा रही हैं, मतलब टेम्परेचर कम दे रहे हैं, इसका हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो जाके ये घुल रही है, इसमें से टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं तो जाके ये घुल रही है। तो टेम्परेचर तो दोनों प्रभाव डाल रहा है, फिर तो बिल्कुल दोनों प्रकार के इम्पैक्ट डालता है टेम्परेचर। तो 3 नेचर हमने डाल लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आइए अब आगे नेचर और की बात करते हैं हम लोग। टेम्परेचर के प्रभाव के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टेम्परेचर के बाद में, प्रेशर का प्रभाव, दाब का प्रभाव। अब गैसों पे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, जरा इसकी बात करते हैं हम लोग। जब उसे घोलते हैं लिक्विड के अंदर, तब जब उसे लिक्विड के अंदर घोलेंगे हम तो दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात करते हैं। तो 4th पॉइंट पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैं लिख दे रहा हूं दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं, दाब के प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, अगर हम किसी भी गैस को घोल रहे हैं लिक्विड के अंदर और अगर प्रेशर ज़्यादा कर दें, दाब अगर हम बढ़ा दें, तो अगर दाब बढ़ाएंगे तो उसकी जो घुलनशीलता है वो बढ़ जाएगी, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो बढ़ जाएगी। ऐसा बताया एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हेनरी, वैज्ञानिक का नाम था हेनरी। हेनरी ने बताया था ये, हेनरी ने बताया कि किसी भी गैस को अगर आप लिक्विड के अंदर अगर आप डिसॉल्व कर रहे हो, उस गैस के अंदर अगर आप लिक्विड प्रेशर को इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो, तो उस गैस की घुलने की जो रेट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। और उन्होंने इस पर एक बाकायदा रूल दिया, उन्होंने कहा कि जो गैस डिसॉल्व हो रही है उसकी अगर क्वांटिटी स्मॉल w हो, स्मॉल w अगर उस गैस की मात्रा हो और उस पर अगर P दाब अप्लाई किया जाए, प्रेशर अगर P अप्लाई किया जाए, तो उस गैस की घुलनशीलता जो P प्रेशर होगा और उसकी जो घुलनने वाली मात्रा स्मॉल w होगी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सीधे समानुपाती होगी। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे अगर गैस ज़्यादा घुलेगी तो दाब ज़्यादा होगा, अगर दाब ज़्यादा लगाएंगे तो गैस ऑटोमेटिक ज़्यादा घुलेगी। अब स्मॉल w इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है K इंटू P। तो कांस्टेंट घुलनशीलता हो जाएगी, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, W/P। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि जो घुलनशीलता होगी K वो किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे डिपेंड करेगी। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो घुलनशीलता ज़्यादा होगी। समझ आ गया होगा आपको, ये बताया था वैज्ञानिक हेनरी ने। इसी नियम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया एक वैज्ञानिक और आए, उनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने बढ़ाया, उन्होंने कहा कि जो ये गैस घुलनशील हो रही है किसी भी लिक्विड के अंदर, अगर उसकी हम मेजरमेंट को मोल प्रभाज में माने, मोल फ्रैक्शन में माने, तो जो उस गैस की घुलने वाली रेट होगी, मोल फ्रैक्शन होगा जो उसका मोल फ्रैक्शन जो होगा उस गैस का, उसको मोल फ्रैक्शन को तो साइड से जीटा से दिखाते हैं, तो जीटा जो होगा वो डिपेंड करेगा उसके प्रेशर पे। तो मैं लिख रहा हूँ, बाद में बताया हेनरी ने बताया, जो समझ आ गया होगा आपको। फिर बाद में डाल्टन एक साइंटिस्ट आ गए, डाल्टन ने क्या कहा, तो डाल्टन ने कहा कि जो भी गैस घुलेगी उस गैस की घुलने की मात्रा किसमें हो, मोल फ्रैक्शन में हो। तो घुलने वाली गैस मोल फ्रैक्शन में ली जाए उसकी, मोल फ्रैक्शन में उस गैस की घुलनशीलता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उस पर लगने वाले प्रेशर के। मीन सिंपल सी बात है, जैसे इन्होंने बताया था कि W प्रोपोर्शनल हो जाएगा P के, इन्होंने बताया कि ये मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल हो जाएगा P के। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा K और यहाँ पे P, यहाँ पे K को बोला जाएगा हेनरी कांस्टेंट, क्योंकि साइंटिस्ट हेनरी का ही ये आगे रूप बता रहे थे डाल्टन साहब। ये समझ में आ गया होगा कि भाई जो भी गैस का मोल फ्रैक्शन होगा, कितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन घुलेगा जितना ज़्यादा प्रेशर होगा। सेम वही चीज़ें, जितनी ज़्यादा मात्रा घुलेगी जितना ज़्यादा
प्रेशर होगा। क्लियर हो गया होगा आपको ये गैस की द्रव के अंदर घुलनशीलता, दाब का प्रभाव भी आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद। आइए हम लोग अब जान लेते हैं कि हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग के बारे में, कुछ एप्लीकेशंस जान लेते हैं हेनरी के रूल का। हेनरी ने बताया था कि कोई भी गैस कैसे डिजोल्व होती है किसी भी लिक्विड के अंदर, उनके एप्लीकेशंस की कुछ जानकारियां ले लेते हैं हम लोग। जैसे पहली बात इन्होंने बताई थी कि आप गर्म जल में चले जाओ, गर्म जल में चले जाओ आप, तो गर्म जल में जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो थोड़ा सा कम होता है कंपैरिजन देन ठंडे जल में। ठंडे जल में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दूसरा एप्लीकेशन बताते हैं, जैसे आप बहुत ऊंचाई वाले स्थान पे चले जाएं, मीन्स आप जैसे पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं और बहुत सारे राइडर्स वगैरह जाते हैं माउंट एवरेस्ट वगैरह फतह करने के लिए, तो उन लोगों को कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है ऑक्सीजन सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की। ऐसा कारण क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल ऊपर जाने पे कम होता जाता है। ऊपर कम होता क्यों जाता है, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम काम करता है, ऊपर का जो वायुमंडल का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कम काम करता है, तो ऑक्सीजन ऊपर कम होती है। नीचे सरफेस पे ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा काम करती है नीचे की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन भारी गैस है, इस वजह से वो प्रेशर ज़्यादा लगने के कारण सरफेस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो सीधे बोल देंगे कि हम ऊंचाई स्थान पे जाते हुए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। ऊंचाई पर जाते हुए हमें ऑक्सीजन की जरूरत ज़्यादा महसूस होती है, थकावट बहुत महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर का कम हो जाता है। और एप्लीकेशन इसकी अगर हम बात करें अदर एप्लीकेशंस की, तो जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह में क्या मिला होता है, CO2 मिला होता है। कोल्ड ड्रिंक हो गया, इसमें CO2 मिला होता है। शीतल पेय पदार्थ में, शीतल पेय पदार्थ ही बोलते हैं हम लोग कोल्ड ड्रिंक को, शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ कहते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह को। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में हम देखें तो जैसे अगर CO2 डाली गई, तो CO2 को जो पैक करेंगे हम डालते हुए, तो उस पर हाई प्रेशर लगा करके तब जा करके पैक करेंगे, अत्यधिक उच्च दाब करेंगे, CO2 पैक करेंगे, तब जा करके ढक्कन लगा देंगे जो भी कोल्ड ड्रिंक है उसके ऊपर का, और तब जा करके CO2 उसके अंदर ठहरी रहेगी। तो हमने बताया 3 एप्लीकेशन आपको बताया, और एक और एप्लीकेशन जान लेते हैं हम लोग। जैसे समुद्र में आपने देखा होगा कि बहुत जो गोताखोर वगैरह होते हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर ऊपर बांधा जाता है, तब जाके वो नीचे जाते हैं समुद्र के, और उनके प्रेशर को कम करने के लिए उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ एक और गैस मिलाई रहती है, हीलियम गैस। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि भाई हीलियम गैस को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो वाटर का लेवल है, वाटर जो है प्रेशर लगाता है जो ऊपर, वो प्रेशर को कम कर देता है हीलियम गैस, इसलिए उसके सिलेंडर में हीलियम गैस मिलाया जाता है। क्योंकि हीलियम गैस की जो बॉडी में डिजोल्व होने की नेचर है वो डिजोल्व भी नहीं होती है बॉडी में, और वो प्रेशर भी कम करती है, इस वजह से जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके अंदर हीलियम गैस भी मिलाई रहती है। पहले ये नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती थी, लेकिन नाइट्रोजन गैस नुकसान करती थी, बाहर निकलने के बाद बहुत तेजी से निकलनी स्टार्ट होती थी प्रेशर कम होने के साथ साथ, तो वो बॉडी में दिक्कत करती थी, ब्लड वगैरह कभी कभी नसें फट जाती थी, जिससे इंसान की डेथ भी हो जाती थी। तो पहले नाइट्रोजन मिलाते थे, जो कमियां थी नाइट्रोजन की, इन कमियों को आगे दूर करने के लिए हीलियम गैसें मिलानी स्टार्ट कर दी गई। तो समझ आ गया होगा एप्लीकेशन। तो मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस का मिलाना। ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर को कम करने के लिए, मैं लिख रहा हूं प्रेशर को कम करने के लिए हीलियम गैस को मिलाते हैं। और किसके प्रेशर को कम करने के लिए? जल के प्रेशर को हीलियम गैस मिलाते हैं। तो ये हो गया हीलियम गैस के हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। आप समझ में आ गया होगा आपको। धन्यवाद।